गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के समसामयिक घटनाक्रम को कहां से पढ़ें, ये एक समस्या रहती है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए हम इसे साप्ताहिक आधार पर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, एपीएस हो, लोअर पीसीएस हो या यूपी टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट के एग्जाम, हम सभी एग्जाम को यहां पर ध्यान में रखकर इस करंट अफेयर्स की सीरीज को प्रारंभ करेंगे। अब आप सभी यहां पर साप्ताहिक आधार पर जुड़ करके उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से अब करंट अफेयर्स को लेकर आपको यहां वहां आपको पढ़ने की, भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सारी चीजों को, न्यूज को आपको एक ही जगह पर यहां पर इसका विश्लेषण करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और न्यूज का यहां पर विश्लेषण के और इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी इसमें देखेंगे। तो आप सभी यहां पर मेरे साथ जरूर जुड़ें, इसको सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें इसको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जो भी यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और इस सीरीज में यहां पर देखते हैं क्या रहा। पिछला एक वीक देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश में यहां पर देखने को मिले, जैसे कि प्रदेश के 57 जिलों में जो है साइबर क्राइम के थानों को लेकर शुरुआत यहां पर सरकार के द्वारा लिया गया एक निर्णय है, जिसमें देख सकते हैं ये दिसंबर 19, 2023 को ये डिसीजन लिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। यहां पर आप देख सकते हैं लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने को स्थापित करने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। तो डेट, एक नंबर ध्यान रखिएगा, कितने थानों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जा रहे हैं, तो नंबर 57 थाने, ठीक है। अब देखिए, साइबर क्राइम जैसा जो मसला होता है जो कि इंटरनेट और यहाँ पर डिजिटल मीडिया और ऐप इत्यादि का प्रयोग करके लोगों को यहाँ पर जैसे कि जालसाजी का प्रयोग करता है, डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं और इस तरह के जो मुद्दे यहाँ पर लोगों के वीडियोस जो होते हैं आपको सर्कुलेट करना, तो इस तरह के जो मामले यहाँ पर हैं उन्हें हम साइबर क्राइम के दृष्टिकोण से यहाँ पर परिभाषित करते रहे हैं। योगी सरकार ने देखा जाए इस निर्णय के साथ देश में सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी यहां पर हो जाएगी अब तक, और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रदेश के सभी कितने मंडल हैं, यूपी में 18 मंडल हैं जहां पर मुख्यालयों में साइबर क्राइम थाने यहां पे मौजूद हैं। अभी आईजी स्तर पर देखा जाए अधिकारी इन थानों को यहां पर देखता है, लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद जो पुलिस अधीक्षक होंगे वो इसकी जिम्मेदारी यहां पर निभाएंगे। इसके साथ ही देखा जाए साइबर क्राइम कहां हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उन थानों के माध्यम से नजर रखी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक डेटा ये भी यहां पर कहता है कि साइबर क्राइम के कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है देश में पहले स्थान पर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइबर क्राइम के कन्विक्शन के मतलब था लोग अपराधी हैं उसकी यहां पर कबूल जो करते हैं, कन्विक्शन जो होता है वो सबसे बेटर है, यहां पर पहले स्थान पर है। और प्रदेश का जो कन्विक्शन रेट है वो 87.8% है, जो कि आपको देखा जाए नेशनल साइबर क्राइम कन्विक्शन रेट जो है वो 46.5% है, उससे काफी यहां पर आपको बेटर दिखाई देता है। एक और जो फैक्ट यहां पे देखना है कि जी उत्तर प्रदेश में 838 कन्विक्शन यहां पर अब तक हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पे आपको कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहां पे 59 कन्विक्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी के जो मामले हैं साइबर क्राइम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां 7122 मामले आपको देखने को मिलते हैं, वहीं पे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो ये मामले आपको 2532 आपको क्रिमिनल अरेस्ट किए गए। तो यूपी यहां पर भी देखा जाए सबसे ज्यादा यहां पे क्रिमिनल अरेस्ट हुए 7122। अब कौन कौन से थाने यहां पर जहां पर स्थापित किए जा रहे हैं किस किस जिले में, वो भी आप देख लें। तो उत्तर प्रदेश में देखा है 2022 में 10,117 केस आपको रजिस्टर हुए थे। अब बात करते हैं कि इन जनपदों में स्थापित होंगे आपके साइबर क्राइम, तो नाम जो है अपने अपने थानों का अगर आप किस जिले संबंधित है वो भी यहां पर आप अपना देख सकते हैं, जैसे कि मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई। इसी तरह लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, बदायूं, उन्नाव, बहराइच, मुजफ्फरनगर, शामली, मऊ, जालौन, चंदौली, ललितपुर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, कासगंज, हाथरस, सिद्धार्थनगर, एटा, बलिया, भदोही, अंबेडकर नगर, संभल, अमरोहा, अमेठी, महाराजगंज, बिजनौर, चित्रकूट, कौशांबी, रामपुर, बाराबंकी, पीलीभीत, सुल्तानपुर, हापुड़, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, इन सभी 57 यहाँ पे कह सकते हैं जिले में अब ये स्थापित हो जाएंगे और साइबर क्राइम जो होते हैं हर एक जिले में स्थापित करने का जो एक डिसीजन था वो इसके साथ पूरा हो जाएगा। दूसरी जो न्यूज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में यहाँ पे देखिए सर्ववेद
महामंदिर का यहां पर उद्घाटन किया है। इस मंदिर को लेकर के काफी सारे फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 18 दिसंबर 2023 को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर इलाके में उमराहा में बने सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। तो यही लाइन ही अपने आप में बहुत सारे फैक्ट आपको देखे जाए जो क्वेश्चन हो सकता है। कहां पर है तो वह उत्तर प्रदेश में है। राज्य अगर हम सिटी पूछे, जिला पूछे तो वाराणसी, उमराहा में। मंदिर का नाम ध्यान रखिएगा, सर्ववेद महामंदिर है। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी ध्यान रखना है। सबसे पहले देखा जाए तो ये योग संस्थान के तौर पर ये काम करने वाला है सर्ववेद महामंदिर। इसके जो प्रणेता हैं वो संत सदाफल महाराज हैं और विश्व के अनेक देशों में इनके यहाँ पे आश्रम भी हैं। उनमें से ही एक यहाँ पे वाराणसी का ये आश्रम आपको देखा जाए तो सबसे बड़े आश्रम के तौर पर यहाँ पर बन गया है। सर्ववेद मंदिर की जो अगर हम यहाँ पे विशेषताओं की यहाँ पर बात करें तो यहाँ कोई भी भगवान इत्यादि की मूर्तियां नहीं है। मंदिर नाम जरूर है लेकिन कोई मूर्तियां नहीं है, बल्कि क्या है, योग साधना की यहाँ पर पूजा आपको होती है। सर्ववेद मंदिर का जो निर्माण है वो किसके माध्यम से हुआ था? मकराना मार्बल से यहाँ पर किया गया है। साथ ही इस मंदिर की दीवारों पर देखा जाए तो कई प्रकार की यहाँ पे नक्काशी आपको देखने को मिलती है। मंदिर जो है वो 7 मंजिला इमारत है और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है आपका सर्ववेद महामंदिर। इस मंदिर में देखा जाए तो 20,000 लोग एक साथ यहां पर आपको योग कर सकते हैं और यह मंदिर करीब 64,000 वर्ग फीट में आपको बना हुआ है और उसकी ऊंचाई जो है 180 यहां पर आपको फीट है। साथ ही ये 200 एकड़ परिसर में आपको फैला हुआ है और सर्ववेद मंदिर के सभी तलों पर अंदर की दीवार पर लगभग 4000 सर्ववेद के दोहे लिखे हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग हैं जिसमें उपनिषद हैं, महाभारत के हैं, रामायण है, गीता है आदि के इसमें प्रसंग जो है चित्रात्मक रूप से उकेरे गए हैं। सर्ववेद महामंदिर के निर्माण की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी और पिछले 19 वर्षों में इस मंदिर को यहाँ पर आकार दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्ववेद महामंदिर के लोकार्पण के साथ ही संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का भी यहाँ पे शिलान्यास किया है। दूसरा एक और उत्सव जो यहाँ पर काशी में आयोजित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसमें अगर हम देखें तो 17 दिसंबर 2023 को, ठीक है, 17 दिसंबर 2023 को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यहाँ पे काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया। इसमें काशी तमिल जो संगमम का ये उद्देश्य है कि देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन जो शिक्षा पीठ हैं, एक आपका तमिलनाडु, दूसरा यहाँ पर काशी के बीच जो सदियों पुराने आपके संबंध हैं उनका उत्सव मनाना, इनको पुनः एक तरीके से दृष्टि से पुनः पुष्टि करना, पुनः इनका अन्वेषण करना, एक दूसरे से फिर से इन्हें जोड़ना। और कन्याकुमारी से वाराणसी जो है तमिल संगमम ट्रेन को भी यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई ताकि डायरेक्ट एक लिंक यहाँ पे क्रिएट किया जा सके। इस अवसर पर तिरुक्कुरुल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य के आपके बहुभाषा ब्रेल अनुवाद भी यहाँ पर आपको जारी किए गए। IIT चेन्नई विद्या शक्ति पहल के अंतर्गत विज्ञान और गणित में वाराणसी के हजारों छात्रों को ऑनलाइन यहाँ पे सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इसे आगे लेकर चल रहे हैं। काशी तमिल संगमम के संदर्भ में कुछ और हम परिचय की बात कर लेते हैं। ये कब से शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके सांस्कृतिक यहाँ पे महत्व क्या है, उसको भी जान लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, काशी तमिल जो संगमम है ये उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य है ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराएं जो कि उत्तर और दक्षिण भारत में यहाँ पर फैली हुई हैं, उनको करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ को यहाँ पर विकसित करना, इन क्षेत्रों के लोगों के बीच के संबंधों को यहाँ पर मैत्रीपूर्ण बनाना। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे कि संस्कृत मंत्रालय हो गया, कपड़े, रेलवे, पर्यटन, खाद्य, सूचना प्रसारण आदि जो हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से देखा जाए इसे आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणालियों के समृद्धि सामंजस्य पर यहां पर मूल रूप से जोर देती है। IIT मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए यहां पे कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रम पांड्य भगवान शिव का एक मंदिर यहां पे बनाना चाह रहे थे और उन्होंने ही देखा जाए तो एक शिवलिंग को यहां पर वापस लाने के लिए काशी उत्तर प्रदेश की यहां पर यात्रा की थी। यहां से लौटते समय वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और रुके और फिर जब उन्होंने यात्रा हेतु आगे बढ़ने की कोशिश की तो यहां पे शिवलिंग ले जा रही गाय ने आगे बढ़ने से उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। पराक्रम पांड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद शिवकाशी तमिलनाडु के नाम से यहां पर आपको जाने जाना लगा और जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे उनके लिए पांड्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में तेन काशी के नाम से जाना जाता है और यह केरल के साथ इस राज्य की यहां पर सीमा के करीब है। तो एक तरीके से ये इसका पूरा एक इतिहास यहां पर आपको बताता है। अगला यहां पे देखिए, होटलों और रिजॉर्ट्स के वर्गीकरण के लिए यहां पे सरकार के द्वारा नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली को भी प्रारंभ किया गया है। इसमें देखिए तो 13 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन के ऑपरेशनल यानी होटलों और रिजॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण को यहां पर मंजूरी दी है। अर्थात एक 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से जो भी होटल यहां पर रहेंगे, जिन भी पर्यटन स्थल में, उनका यहां पर एक स्टार रेटिंग की जाएगी। अब नई जो वर्गीकरण प्रणाली है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि प्रदेश में अधिक होटल कमरों की उपलब्धता, बेहतर सुविधाओं के साथ हॉस्पिटैलिटी उद्योग में सुधार हेतु यहां पर देखा जाए तो होटल रिजॉर्ट्स को उद्योग के बराबर सब्सिडी प्रोत्साहन यहां पे प्रदान किया जाएगा। नई स्टार जो वर्गीकरण प्रणाली है, इसमें देखा जाए तो होटलों को उनकी गुणवत्ता, सेवाओं और समग्र सुविधाओं, अतिथि अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जो यहां पे और भी ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा इससे मिलेगा। साथ ही जो है नई संशोधित जो वर्गीकरण प्रणाली है, इसमें देखे जाए तो आपको 5 अलग अलग श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में जो होटल रिजॉर्ट के वर्गीकरण 5 नई प्रणाली में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यहां पे देखिए, एक है प्लैटिनम, फिर है डायमंड, फिर है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये श्रेणियां जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित होटल उद्योग की पारंपरिक स्टार रेटिंग के ही क्रमशः हैं। जो 5 स्टार होंगी, जैसे कि प्लैटिनम, 4 स्टार डायमंड, 3 स्टार गोल्ड, 2 स्टार सिल्वर और 1 स्टार यानी कि ब्रॉन्ज। वर्गीकरण के यहां पे एक तरीके का अनुरूप इसे बनाया गया है। एक चीज और, संशोधित प्रणाली पर्यटकों के लिए देखा जाए तो चयन प्रक्रिया के सरल यहां पर बनाएगी। होटलों के बीच देखा जाए उच्च सेवा मानकों को भी ये प्रोत्साहित करेगी, ताकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा और बेहतर एक प्रतिस्पर्धा हो और उस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से यहां पे पर्यटकों को उसका यहां पर फायदा हो। इस प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त जो होटल हैं, उन्हें कई प्रकार के यहां पे प्रोत्साहन पात्र होंगे। उद्योग मानक के तहत सब्सिडी भी दी जाएगी और कर लाभ भी यहां पर उनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में न्यू स्टार वर्गीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए यहां पे एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी। ये भी नोडल एजेंसी कई बार यहां पर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इसकी आपको देखा जाए तो नोडल एजेंसी है। अयोध्या में देखा है रक्षा उद्योग को यहां पर जिस तरीके से बढ़ावा देने की यहां पे बात की जा रही थी, उसके तहत यहां पे काम किया गया है। अयोध्या में रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो ब्रिटिश कंपनी देखा जाए तो यहां पे 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने को लेकर समझौता हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को देखा जाए तो मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार ब्रिटेन की बड़ी कंपनी जिसका नाम यहां पे है ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाएंगी और इसके कंपनी का कुल 75,000 करोड़ रुपए का यहां पर वो निवेश करने जा रही हैं। प्रदेश में देखा जाए जो एफडीआई है, एफडीआई नीति के तहत 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहां पर दिलचस्पी इसमें दिखाई थी। इसमें देखा जाए तो हांगकांग की कंपनी टोशन इंटरनेशनल ग्रुप, आरजी ग्रुप, ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप, कॉसिस ग्रुप, इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ब्रिटेन की ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल ग्रुप, एबीसी क्लीन टेक, यूनिकॉर्न एनर्जी जर्मनी, इन सभी ने यहां पर एक तरीके से आपको देखा जाए तो बोलियां तय लगाई, दिलचस्पी दिखाई थी और फाइनली यहां पर जो जीत मिली यहां पर ट्राफलगर स्क्वायर को यहां पर मिली है। जर्मनी की यूनिकॉर्न एनर्जी ने 2 एमओयू पर यहां पर हस्ताक्षर किए और ट्राफलगर स्क्वायर यहां पर डिफेंस विनिर्माण इकाइयां लगाएगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने को लेकर यहां पर समझौता एक तरीके का हो चुका है। अब यहां पे देखिए इसके फायदे क्या हैं। इस तरीके की निवेशक प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में किस तरीके के आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं
कि देखा जाए इसमें करीब 26,000 नए रोजगार यहां पर उत्पन्न होंगे। डिफेंस जो होगा सेक्टर में यहां पर आपको निर्माण इकाइयों से उनका निर्यात एक प्रक्रिया यहां पर बेहतर होगी। एक जिले में करीब 75,000 करोड़ से यहां पर उस जिले का जो है विकास काफी तेजी से हो जाएगा। वहीं जर्मनी की जो यूनिकॉर्न एनर्जी है उसके दो जो प्रोजेक्ट हैं उसके जरिए एक लखनऊ में दूसरा जौनपुर में यहां करीब 42,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यहां पर किए जाएंगे। तो ध्यान रखना है कहां लखनऊ और जौनपुर में, और इसके माध्यम से करीब 22 लोगों को भी यहां पे रोजगार मिलेगा। साथ ही यहां पे जीएमआर समूह ने सौर ऊर्जा के में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश एमओयू यहां पे साइन किया है, और अभी यहां पे किसी जगह के इसके लिए चुनाव नहीं किया गया है। आदित्य बिरला ग्रुप ने यहां पे टेक्सटाइल और रेडीमेड के क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने को लेकर समझौता किया। वहीं हिंदुजा समूह ने अशोक लीलैंड के ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए यहां पे समझौता किया है। फिल्म, मीडिया, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए 25,000 करोड़ रुपए के लिए यहां पे निवेश प्राप्त हुआ है। दोनों कंपनी ने जगह का यहां पे अभी तक चुनाव नहीं किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 6 एमओयू यहां पे साइन किए हैं। कॉर्पोरेशन 74,000 करोड़ रुपए से झांसी, सोनभद्र और प्रयागराज में देखा जाए तो यहां पे ये प्लांट लगाने वाला है। तो यहां पर बड़ी खबर है, काफी सारे यहां पर निवेश, औद्योगिक यहां पे विकास को यूपी में काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला यहां पे देखिए, नीति आयोग ने एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक को यहां पर देखा जाए तो मिला है इसमें दूसरा स्थान। तो इसको लेकर के यहां पे लगातार नीति आयोग के द्वारा काफी सारे यहां पर आपको देखे जाएं तो इस तरह के रैंकिंग से यहां पर रिपोर्ट्स आपको जारी किए जाते रहे हैं। आइए यहां पर जानकारी है एबीपी की जो पहली डेल्टा रैंकिंग है ये क्या है। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली जो डेल्टा रैंकिंग है उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक को यहां पर दूसरा स्थान मिला। तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को रैंकिंग में यहां पे पहला स्थान मिला है। बात करते हैं इस रैंकिंग के बारे में, तो ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉक यहां पर रैंकिंग दी जाती है। जोन 1 में देखा जाए जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप शामिल हैं। पहले और दूसरे स्थान पर इसमें क्रम अमरीबाग जो पश्चिम करबी आंगलोंग असम में है, और नागोपा ब्लॉक जो सैतुअल मिजोरम में है, इनका स्थान है। जोन 2 की बात करते हैं, इसमें उत्तर भारतीय राज्यों को यहां पे शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक यहां पे पहला स्थान है, और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने यहां पर इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं दक्षिण वाले जोन की बात करें तो जोन 3 में यहां पे मस्की ब्लॉक आता है, और इसमें रायचूर कर्नाटक, नारनूर जो आदिलाबाद तेलंगाना को यहां पर शीर्ष रैंकर घोषित किया गया। उसी तरह पश्चिम भारतीय राज्यों में अगर हम बात करें तो इसमें इसे जोन 4 कहा गया है। इसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिलों में सिरोंचा और अहेरी ब्लॉक जो हैं वो यहां पर विजेता बनकर उभरे हैं। इसके साथ जोन 5 के तहत अगर हम देखें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला जो ब्लॉक है वो बड़वानी जिले में पाट ब्लॉक यहां पर आपको विजेता रहे। इसके साथ जोन 6 भी है। जोन 6 देखें तो पूर्वी भारत में बिहार के सीवान जिले का आदर और झारखंड के दुमका में रामगढ़ जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा। तो ये अलग अलग ब्लॉकों के क्षेत्रवार यहां पर रैंकिंग थी। अब बात करें अगर हम सभी श्रेणियों विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरे रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की यहां पर पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ब्लॉकों की जो रैंकिंग है गणना ब्लॉकों के प्रदर्शन जून 2023 के महीने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के से प्राप्त प्रगति के आधार पर यहां पर की गई है। केपीआई के आधार पर ब्लॉकों की जो रैंकिंग करना कार्यक्रम की एक मुख्य रणनीति है। इससे प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद की भावना को यहां पर मजबूती मिलती है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ब्लॉकों की यहां पर रैंकिंग और उसकी यहां पर आपको गणना की गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 के महीने में जो यहाँ पर रैंकिंग आपको जारी की गई थी इसमें रायगढ़, उड़ीसा, जमुई, बिहार ने क्रमशः देखा जाए तो पहली और दूसरी रैंक प्राप्त किया था, और विषयगत और समग्र श्रेणियों में शीर्ष रैंक वालों में यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया गया। बात करें हम नीति आयोग के बारे में तो इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं। सदस्यों के साथ यहाँ पे वॉल ऑफ फेम का यहाँ पर उद्घाटन किया। वॉल ऑफ फेम जो है 2047 तक यहाँ पर विकसित भारत बनाने की संकल्पना के साथ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश यहाँ पे डालता है। यह देश के सबसे बड़े यहाँ पे या देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले और आकांक्षी ब्लॉक और आकांक्षी जिला की उपलब्धियों की यहाँ पे सराहना करने के लिए जानकारी इसमें रहती है।
साथ ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि एबीपी जो है ये 7 जनवरी 2023 को यहाँ पे शुरू किया गया था। एबीपी भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत यहाँ पर देखा है सबसे यहाँ पे जो ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। भारत के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों में 500 ब्लॉक के इस कार्यक्रम का यहाँ पर आपको हिस्सा बनाया गया है। 500 आकांक्षी ब्लॉकों को 31 मार्च 2023 और 30 जून 2023 की पहली तिमाही का आधारभूत डेटा 11 मंत्रालयों की प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया था और पहली जो डेल्टा रैंक की गणना जो है पहली तिमाही में हुए सुधार के आधार पर यहाँ पर की गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर पिछले 1-2 वीक में जिस तरीके की यहाँ पे घटनाएं यहाँ पर डेवलप हुई हैं उनको लेकर के आज हम यहाँ पर विश्लेषण कर चुके हैं, उनको देख चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके लिए परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों को लेकर आएंगे जिसमें यहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।